नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हमने स्टार्ट किया है 8 यूनिट, जिसका कॉन्सेप्ट ऑफ एपनोलॉजी है, जिसमें हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और हम पढ़ रहे हैं स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी, कैसे हम स्टडी करते हैं डिजीज़ के बारे में। क्या उसका इंसिडेंस रेट होता है, क्या प्रेवलेंस होता है, उसकी बेसिस पे अलग अलग मेथड हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनालिटिक एपनोलॉजी मेथड। ठीक, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कैसे डिवाइड हो रहा था, ऑब्जर्वेशनल क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है। ठीक, तो उसी के बेसिस पे हम देखेंगे। जैसे हमने जब डिवाइड किया था, ध्यान दीजिएगा, तो ऑब्जर्वेशनल जो था वो आपका डिवाइड हुआ था किस पे? पॉपुलेशन के बेसिस पे। पहला था पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक, और दूसरा क्या था आपका, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इंडिविजुअल के बेसिस पे। ठीक, इंडिविजुअल के बेसिस पे। अब ये डिवाइड हो गया था किसमें? दो में। एक था डिस्क्रिप्टिव, एक था आपका डिस्क्रिप्टिव, ध्यान रहना, और एक क्या था? एनालिटिकल स्टडी। ठीक ठीक, ऐसे ही इसको भी हम डिवाइड किए थे दो बेसिस पे। पहला क्या था इसमें? पहला यही डिस्क्रिप्टिव था, दूसरा क्या था? एनालिटिक था। डिस्क्रिप्टिव हमने पढ़ लिया। एनालिटिक, इसमें भी आपको डिवाइड किया गया था जो पॉपुलेशन के बेसिस पे था, और डिस्क्रिप्टिव में भी डिवाइड किया गया था। और जब इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, ध्यान देना, इंडिविजुअल के, इसमें क्या था आपका? इकोलॉजिकल था, इकोलॉजिकल था। ठीक, इकोलॉजिकल स्टडी हम करते थे इसमें। किस पे? पॉपुलेशन के बेसिस पे, जनसंख्या के बेसिस पे। इसमें एक इंडिविजुअल की बात करके, इंडिविजुअल के बेसिस पे हम इस पे कर रहे थे। इसमें पॉपुलेशन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। याद रखना, पहला क्या था? डिस्क्रिप्टिव, दूसरा एनालिटिकल। ठीक, अब एनालिटिकल एक इसमें इकोलॉजिकल स्टडी था, दूसरा एनालिटिकल में क्या था आपका? जो इंडिविजुअल के बेसिस पे हम बात कर रहे थे, इसमें क्या था? तीन चीजें थी। पहला क्रॉस सेक्शनल था, क्रॉस सेक्शनल था। ठीक, क्रॉस सेक्शनल था। केस एंड कंट्रोल था, कंट्रोल था, केस एंड कंट्रोल। पहला क्रॉस सेक्शनल, दूसरा केस एंड कंट्रोल था, तीसरा क्या था? कोहरेट, कोहरेट। तो इस बेसिस पे हम डिवाइड किए थे। ठीक, हमने ऑब्जर्वेशनल मेथड लिया था। ऑब्जर्वेशनल दो था, एक ऑब्जर्वेशनल, दूसरा एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल में पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने फिर डिवाइड किया था। पहला क्या था? डिस्क्रिप्टिव, दूसरा क्या था? एनालिटिकल। इसके बाद से जब इंडिविजुअल के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे थे इसी को, तब इसमें भी था डिस्क्रिप्टिव, और उसके बाद क्या था? एनालिटिकल। अब इंडिविजुअल के बेसिस पे जो एनालिटिकल था वो क्या था आपका? पहला क्रॉस सेक्शनल, दूसरा केस एंड कंट्रोल, और तीसरा कोहरेट। समझ में आया? और इसके बेसिस पे इकोलॉजिकल स्टडी। तो हम यही पढ़ेंगे। पहले जानेंगे होता क्या है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। ठीक, उसके बाद से उसमें कौन कौन से आते हैं, केस एंड कंट्रोल, कोहरेट, उसके बाद से इकोलॉजिकल। तो इतनी सारी चीजें इसमें आती हैं और हम पढ़ेंगे। ये आपका 5 नंबर में पूछता है क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में टोटल। अगर इन दोनों की बात करें, इन तीनों की, तो ये 2-2 नंबर में पूछता है। जरूर पढ़ के जाना, भूलना नहीं, पढ़ के ही जाना। एग्जाम में पूछता है कभी न कभी 1-2 नंबर में, 5 नंबर में, तो इसको डालना ही डालना है, दे देता है। एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी होता क्या है? दो चीजें होती हैं, ध्यान देना। ठीक, पहला इसकी बात करें, एक होता है एक्सपोजर, एक होता है एक्सपोज। मान लो एक्सपोज हो गया, ठीक, और दूसरा होता है
नॉट एक्सपोजर, एक होता है नॉट एक्सपोज्ड हुआ हो, ठीक, एक्सपोज हुआ, एक होता है आपका एक्सपोज्ड हो गया हो, ठीक, ये दो चीजें हैं। अब अगर जो हम स्मोकिंग की बात करते हैं, स्मोकिंग का, तो कोई ऐसी पॉपुलेशन है, कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसी जनसंख्या है जहां पे लोग एक्सपोज हो गए, किससे, धूम्रपान से, स्मोकिंग से, स्मोकिंग से कितने लोग एक्सपोज हो गए, ठीक। एक ऐसा ग्रुप जो एक्सपोज नहीं हुआ है धूम्रपान से, यानी कि स्मोकिंग से एक्सपोज्ड नहीं हुआ है। एक ग्रुप ऐसा है जहां लोग स्मोकिंग से एक्सपोज हो गए हैं, एक ऐसा ग्रुप है जहां पे लोग नहीं एक्सपोज हुए हैं स्मोकिंग से। अब क्या होता है, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एपिडेमियोलॉजी, उसका ब्रांच है क्या, ये दैट द स्टडी इज द काज इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोजर एंड डिजीज बाय द कंपेयरिंग द ग्रुप। उसी बारे में बात कर रहे थे ना, ग्रुप की, यानी कि दो ग्रुपों में एक्सपोजर, जो एक्सपोजर है, ध्यान देना, जो एक्सपोजर है एंड डिजीज, जिससे डिजीज, यानी कि एक्सपोजर है क्या, स्मोकिंग, मान लो स्मोकिंग जो है एक्सपोजर है, डिजीज क्या हो जा रहा है आपका, लंग कैंसर, क्या हो जा रहा है आपका, लंग कैंसर। अब इनमें एक रिलेशन पैदा कर रहा है, जो काज है और जो इफेक्ट है, दोनों में एक रिलेशनशिप पैदा कर रहा है, एक रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक। क्या क्या उसके माध्यम है, कैसे कैसे बनाता है, क्या क्या कारण आते हैं उसमें, क्या कौन कौन से आपके स्टडी आते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है, एपिडेमियोलॉजी का एक ब्रांच है डैट, जिसमें हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किसमें, काज और इफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोजर, काज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोजर डिजीज बाय द कंपेयरिंग द ग्रुप, यानी कि दो ऐसे ग्रुप हैं, एक एक्सपोज हुआ ग्रुप है जो एक्सपोज हो चुका है, एक एक्सपोज नहीं हुआ ग्रुप, इसमें जो लोग हैं वो स्मोकिंग करते हुए उनमें डिजीज देखा जा रहा है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें स्मोकिंग नहीं लोग कर रहे हैं, ठीक। तो दो ग्रुपों में क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक, दोनों ग्रुपों में कंपेयर कर रहे हैं। तो इनके बीच में हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं, कितने लोग इसमें स्मोकिंग से कैंसर से प्रभावित हैं, कितने लोग इसमें स्मोकिंग से कैंसर पर प्रभावित नहीं हैं, उन दोनों का हम समावेश निकाल लेते हैं, उसी को एनालिटिक एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। समझ में आया, पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज, हम रिस्क फैक्टर को, डिजीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले, अगर पता चल जाता है तो। द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जनरेटेड द डिस्क्रिप्टिव स्टडी, सही बात है, हमने पढ़ा भी था, जितना ये भी हाइपोथेसिस है वो भी हाइपोथेसिस था, क्या, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक, बस बात वही हो जाती है कि हम अगर उसकी बात करें तो, जैसे डिस्क्रिप्टिव बात करते तो फॉर्मेशन पे डिपेंड था, किस पे था, फॉर्मेशन पे, और ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक की बात करता है, किसका बात करता है, स्पेसिफिक की बात करता है। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल आपका कॉन्फर्मेशन होता है, मतलब कॉन्फर्मेशनल, वो कन्फर्म कर देता है, एक्सपेरिमेंट अगर हम कर दिए तो कन्फर्म कर देता है कि इसी पर्टिकुलर वायरस, इसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया, इसी पर्टिकुलर एरिया में, इसी समय में ये बीमारी फैलती है, वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके द्वारा हम सिद्ध कर देते हैं कि इससे होता है। लेकिन ये दोनों क्या है, ये भी क्या है, हाइपोथेसिस पे काम करते हैं, किस पे, हाइपोथेसिस पे काम करते हैं, कौन सा, एनालिटिकल, ठीक। और जो डिस्क्रिप्टिव होता है आपका, डिस्क्रिप्टिव वो भी क्या होता है, हाइपोथेसिस पे ही काम करता है, ठीक, एक फॉर्मेशन पे काम करता है और एक स्पेसिफिक पे काम करता है। तो वही कर रहा है, हाइपोथेसिस जनरेटेड द डिस्क्रिप्टिव स्टडी टू द डिटरमाइन ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड आउटकम। ध्यान देना, जब हम दोनों एक्सपोज्ड और नॉट एक्सपोज दोनों बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में मान लो कुछ लोग ये ऐसे हुए,
स्मोकिंग कर रहे हैं उनको कैंसर हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं स्मोकिंग कर रहे हैं उतना पहले उनमें इतना जल्दी कैंसर नहीं देखा गया, कुछ ऐसे हैं उसी एरिया में जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो पूरा टोटल हम आउटकम निकाल रहे हैं, निकाल के ला रहे हैं टोटल, लास्ट में टोटल हम जो सम लेके आ रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि डिटरमाइन द एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड आउटकम। पर्पस समझ में आया क्या क्या है? रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे हम, उसके बाद से टेस्ट हाइपोथेसिस जनरेटेड बाय द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। आगे बढ़ते हैं, इसी पे की फीचर हमारा क्या है? ऑलवेज हैज द कंपैरिजन ग्रुप। हमने देख रहा था, हमने पहले भी देखे कि दो ग्रुप है, ठीक, एक एक्सपोज हुआ है एक नॉट एक्सपोज हुआ है, ठीक, उसमें क्या है आपका, एक स्मोकिंग कर रहा है एक में स्मोकिंग नहीं कर रहा है, तो दोनों ग्रुप में हम कंपैरिजन करते हैं। पहला ये क्लियर हो गया। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस हमने देखा, हम हाइपोथेसिस कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, पहले ही हमने क्लियर कर दिया था कि ऑब्जर्वेशन मेथड हम कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और हाइपोथेसिस के बेसिस पे ये हमारा वो टेस्ट है, ठीक। आंसर द क्वेश्चन व्हाई हाउ द डिजीज ऑफ अकर, इन्हीं क्वेश्चन के बीच में हम स्टडी करते हैं और यही क्यों और कैसे डिजीज अगर हुआ, कैसे ये बीमारी घटित हुई, उसी के बेसिस पे हम करते हैं। मोर स्पेसिफिक एंड द डिस्क्रिप्टिव एपनोलॉजी, यानी कि ये मोर स्पेसिफिक बता रहे थे ना, मोर स्पेसिफिक देन डिस्क्रिप्टिव एपनोलॉजी। जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते थे तो डिस्क्रिप्टिव में क्या चीज़ें आती थी? डिस्क्रिप्टिव में अगर हम एपनोलॉजी की बात करें तो ये क्या आता था? हाइपोथेसिस में ये आता था फॉर्मेशन की बात करते, याद रखना फॉर्मेशन की बात करते थे, लेकिन यही जब इसकी आ जाती थी एनालिटिकल की, तो ये स्पेसिफिक की बात करता था, मोर स्पेसिफिक होता था। जैसे उसमें पूरे एक ग्रुप का हम लोग देते थे जिसमें बहुत एक अलग अलग एज के लोग एक ग्रुप में रहते थे, उनका पूरा स्टडी करते थे हम। इसमें क्या होता था, एक स्पेसिफाई कर देगा कि हाँ 14 साल 15 साल 25 साल 30 साल, एक ऐसा ग्रुप दे देगा कि हाँ इस ग्रुप में इस एज के इस जेंडर के लोग रह के और उनकी स्टडी, तो थोड़ा सा इस पहले के तुलना में थोड़ा सा इस स्पेसिफिक होता जा रहा है चीज़ें इसमें, ठीक। तो की फीचर हमको समझ में आया, भूलेगा नहीं। आगे बढ़े, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका? कंपैरिजन करना इज मेड ऑफ द बिटवीन, दोनों में पहले एकदम जरूरी है, बिना कंपैरिजन के आप डाटा एनालिसिस कर ही नहीं सकते। एनालिटिक में आपको दो ग्रुप मिलेगा, दोनों ग्रुप का आपको एनालिसिस करना ही है। एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज, इसी के बारे में बात कर रहे थे। एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज, जो एक्सपोज हुआ है नहीं एक्सपोज हुआ है उसके बारे में, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज के बारे में। तो ये प्रिंसिपल याद रखना, पहला कंपैरिजन हम करेंगे, दूसरा हम एक्सपोज बनाम नॉन एक्सपोज, ठीक, डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज, इन दोनों के बेसिस पे हम काम करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल है हमारा एनालिटिक। पूछा जाए बेसिक प्रिंसिपल क्या है तो इसको बोलना रहेगा, ठीक। अब की कॉन्सेप्ट ऑफ द एनालिटिक एपनोलॉजी क्या है? कैजुअलिटी, यानी कि कैजुअलिटी है क्या? एनालिटिक एपनोलॉजी एम टू द स्टेबलाइज द काज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोजर एंड डिजीज। कैजुअलिटी इज द इंटरफेरेंस यूजिंग द क्राइटेरिया सच एज द, पहला है टेम्पोरेलिटी, टेम्पोरेलिटी एक्सपोजर अकर बिफोर द डिजीज। सिंपल सी कहने का मतलब ये है, पहले अगर जो किसी कोई पर्सन है, ठीक, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक, स्मोकिंग कर रहा है, अब पहले क्या होगा? पहले तो एक्सपोजर आएगा ना, ये लंग कैंसर, इसका लंग कैंसर तो बाद में होगा, लंग कैंसर बाद में होगा, यानी कि पहले आपका एक्सपोजर से ये एक्सपोज्ड होगा, पहले ये एक्सपोज्ड होगा, उसके बाद से इसको लंग कैंसर होगा। तो वही बात कर रहे हैं, समय क्या होता है, किस समय पे वो एक्सपोज हो रहा है, उसके बाद किस समय पे कब जाके वो बीमारी उसके अंदर दिख रही है, ठीक। एक्सपोजर अकर बिफोर डिजीज, ध्यान रहेगा, यानी कि धूम्रपान स्मोकिंग पहले आएगा, फिर उसको लंग कैंसर होगा। डोज रिस्पॉन्स द रिलेशनशिप, ध्यान देना, डोज रिस्पॉन्स द रिलेशनशिप, यानी कि डोज बहुत निर्धारित होता है। भैया एक दिन में वो 10 सिगरेट पी रहा है,
ठीक, एक दिन में 2 सिगरेट पी रहा है, एक दिन में 5 पी रहा है, तो डोज यानी कि जितना ज़्यादा डोज, जितना ज़्यादा जोखिम, सिंपल सा, जितना ज़्यादा जोखिम लेगा उतना ही ज़्यादा उसको डिजीज़ के करीब चीज़ें लेकर जाएंगी, वो बीमार उतना ही जल्दी होगा। तो जोखिम जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बीमारी के करीब जा रहा है। तो डोज रिस्पॉन्स देता रिलेशनशिप, यानी कि एक डोज निर्धारित करेगा आप कब जल्दी बीमार होंगे, कितना तक बीमार होंगे, जोखिम आपका क्या है। तो डोज बहुत निर्धारित करता है, एक दिन में कितना सिगरेट पी रहे हैं। बायोलॉजिकल प्लसबिलिटी, यानी कि बायोलॉजिकल, ये कहने का मतलब इसका ये है कि जो बायोलॉजिकल, यानी कि आप अगर जो सिगरेट पी रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, ठीक, इसके अंदर जो मटेरियल है, ठीक, इसके अंदर जो मटेरियल है, मटेरियल जो पदार्थ है, और एक ह्यूमन के अंदर लंग, एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमिकल, यानी कि जो लंग और मटेरियल स्मोकिंग में, इन दोनों में ध्यान देना, इन दोनों में, यानी कि ये हो गया आपका बायो, ध्यान देना, ये हो गया आपका बायो, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया मटेरियल। इन दोनों में जो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं हम, इसके वजह से इन दोनों में समझ सकते हैं ना। एक अगर जो कोई इनोवेश वो एपनोलॉजी की स्टडी करने के लिए, कोई अगर स्टडी करने के लिए आ रहा है तो समझेगा ना कि कितना वो मटेरियल है सिगरेट में, कौन सा मटेरियल है, कितना वो हानिकारक है वो, और आपके एनाटॉमी वाले पार्ट को, यानी कि जिस पार्ट को वो खराब कर रहा है। बात केवल हम सिगरेट की नहीं करेंगे, बात हम एल्कोहल के भी कर सकते हैं। एल्कोहल में कितना परसेंटेज आप एल्कोहल है, और लीवर जो है आपका, लीवर हो गया आपका, हार्ट हो गया, या फिर किडनी हो गया, जो भी एनाटॉमी वाली पार्ट है बायोलॉजिकल, कितना उसको हानि पहुंचा रहा है, कितना हार्म है उसके लिए, उस चीज को बताता, उस चीज को समझाता है आपका बायोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि जो रसायन, जो पदार्थ आप ले रहे हैं, ठीक, और जो आपका एनाटॉमिकल पार्ट खराब हो रहा है, चाहे वो लंग हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, उन दोनों के बीच का जो संबंध बता रहा है, ठीक, उसी के बारे में बात करते हैं बायोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। तो समझ आया कैजुअलिटी क्या है, ठीक। टेम्पोरलिटी हमको समझ में आया कि उसके पहले होता है डोज, हम निर्धारित कर सकते हैं, डोज के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा कैजुअलिटी हुआ। ये क्या है, इसको हम सिंपल सा कंफाउंडिंग बोलते हैं। कंफाउंडिंग ये एक हो गया कि कोई दो चीजें हैं, ठीक, उसमें कोई तीसरा, कोई दो व्यक्ति हैं, ऐसे समझे दो व्यक्ति हैं जिनका प्लस माइनस कुछ है, जो भी है, उनका सोचना कुछ और है, उनका सोचना कुछ और है, लेकिन किसी तीसरे के वजह से चीजें बदल रही हैं। कोई तीसरा आके उसमें कारक बन रहा है, कारण बन रहा है उस चीज को, उन दोनों के बीच में संबंध बनाने का, या फिर उन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए चीजों को खराब करने का, जो भी एक कंफाउंडिंग ये तीसरा कारक आ रहा है, ठीक, उसी को हम कहते हैं। समझेंगे कैसे। कंफाउंडिंग अकर व्हेन द थर्ड वेरिएबल, यानी कि तीसरा वो कारक होता है जो वेरिएबल इज द रिलेटेड द बोथ द एक्सपोजर एंड द आउटकम। समझ में आ रहा है, हमारा एक्सपोजर, ठीक, और आउटकम, मान लेंगे आउटकम, ठीक, इसमें एक आ गया हमारा कौन, फाउंडिंग। अब अगर जो हम एक्सपोजर हम मान लेते हैं, एक सिंपल सा इसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल वो आगे भी देंगे। एक्सपोजर आपका है कि स्मोकिंग, मान लेते हैं स्मोकिंग, नहीं एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कॉफ़ी, ठीक, आपका कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी। आउटकम क्या हो गया, किसी को हार्ट की बीमारी हुई, हार्ट की बीमारी हुई। अब इसमें क्या है, कंफाउंडिंग जो है ये आपका क्या आ गया, स्मोकिंग। ध्यान देना, समझ में आएगा। यानी कि एक्सपोजर जो है, हमने मान लिया कि कोई कॉफ़ी पी रहा है, ठीक,
कॉफ़ी पीने से माना जाता है, अगर जो कोई स्मोकिंग कर रहा है कोई व्यक्ति, तो स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं माना जाता है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो व्यक्ति कॉफ़ी पीता है। कारण हमने क्या देखा उसमें, हृदय की बीमारी हुई, यानी कि कॉफ़ी पी रहा है इसलिए हृदय की बीमारी हुई और वो बंदा मर गया। अब स्मोकिंग जो है, हमने तो ये नहीं देखा ना स्मोकिंग का कि भाई स्मोकिंग भी उसमें एक कारण आ रहा है, यानी कि इन दोनों में मरने का यही तो है कि स्मोकिंग कर रहा था, कहा जाता ना स्मोकिंग कर रहा था, कॉफी जब जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो लोग कॉफी पीते हैं, यानी कि स्मोकिंग जब वो कर रहा था तो कॉफी ले रहा था, तो यानी कि इसके मरने में इन दोनों का एक संबंध बना रहा है। कौन सा? स्मोकिंग। समझ रहे हो? हृदय रोग तो हुआ, लेकिन सबको पता है कि हम कॉफी पीने से हो रहा है, लेकिन नहीं, पहले उसने स्मोकिंग चालू किया, ठीक, स्मोकिंग साथ वो कॉफी पी रहा है, फिर जाकर उसका डेथ हुआ। तो एक्सपोज यानी कि तीसरा कोई इसको थर्ड वेरिएबल, यही तो मान रहे थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, तो थर्ड वेरिएबल हमारा यही हो गया, तीसरा जो आके उन दोनों के संबंध में चीजों को बदल दे रहा है। दूसरा उसका रिजल्ट आउटकम जो है कुछ और आ जा रहा है, उसी के बारे में आउटकम जो है उसका बदल जा रहा है उसे। तो कॉन्फाउंडिंग अकर व्हेन द थर्ड वेरिएबल इज रिलेटेड टू द बोथ द एक्सपोजर एंड द आउटकम रिजल्टिंग इन द फॉल्स डिस्टॉर्टेड एसोसिएशन, फॉल्स डिस्टॉर्टेड एसोसिएशन। मेथड ऑफ कंट्रोल कॉन्फोल्डिंग इंक्लूडिंग दिस में आता है आपका स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन। दूसरा क्या आता है? मैचिंग। तीसरा क्या आता है? रिग्रेशन एनालिसिस। स्ट्रेटिफिकेशन में ये हम ध्यान देंगे, स्ट्रेटिफिकेशन में एक एक पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी ऐसी है जहां लोग स्मोकिंग, बहुत सारे लोग ऐसे स्मोकिंग कर रहे हैं, सिंपल सा, बहुत सारे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। इसकी उम्र है कितनी? इसकी उम्र है 20 साल, 20 ईयर। इसकी उम्र कितनी है? 10 साल। इसकी उम्र कितनी है? 5 साल, सॉरी 5 साल नहीं, बहुत बच्चा हो गया, सॉरी, 15 साल। और इसकी उम्र कितनी है? 10 साल। इसकी उम्र कितनी है? 35 साल। इसकी उम्र कितनी है? 10 साल। एक और कोई व्यक्ति है उसकी 10 साल। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा मतलब कैटेगराइज करते हैं ऐसे कि एक उम्र के लोगों को, एक उम्र का अलग अलग करते हैं, एक उम्र के लोगों को एक जगह रखेंगे, दूसरे उम्र के लोगों को एक जगह रखेंगे। ये सभी लोग एक्सपोज हो चुके हैं, ठीक। तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब यही हुआ कि कैटेगराइज करना, एक पर्टिकुलर एज के बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे, कैसे भी करके एक पृथक कर देना, अलग अलग लोगों को अलग अलग हाइट के बेसिस पे या फिर एज के बेसिस पे, या ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं उसके बेसिस पे, कम एक्सपोज हुए हैं उसके बेसिस पे, अलग अलग करके उनको रख देना, ये होता है। अब ये 3 कंट्रोल कॉन्फोल्डिंग इंक्लूडिंग द मेथड है, जिसमें आपका पहला है स्ट्रेटिफिकेशन, दूसरा मैचिंग, तीसरा रिग्रेशन एनालिसिस। अब स्ट्रेटिफिकेशन जो है, स्ट्रेटिफिकेशन हम समझेंगे क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन ये एक ऐसा है जिसमें ऐसे लोग को एक समूह में रखना जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक, उनको कैटेगराइज करके एक समूह में से अलग करके रखना। स्मोकिंग जो कर रहे हैं, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। मैचिंग में क्या होता है? मैचिंग में 2 ग्रुप है, ध्यान देना, 2 ग्रुप है, एक एक्सपोज्ड वाला था, दूसरा एक नॉट एक्सपोज्ड वाला था, ठीक। अब इसमें जो 2 क्या करना है, इसमें एज के बेसिस पे, ध्यान देना, एज और हाइट, और इसमें भी एज एंड हाइट, इसके बेसिस पे, एज और हाइट के बेसिस पे हम लोगों को छांटेंगे दोनों ग्रुपों में से। एज के बेसिस पे हम लोगों को छांटेंगे, और तीसरा हम क्या लेंगे, इसमें ले लेंगे सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, यानी कि 3 कैटेगरी हो गई इसमें। पहला हो गया आपका सेक्स के बेसिस पे, दूसरा एज, हाइट
हाइट को अगर हम कंसीडर नहीं भी करते हैं तब भी चलेगा, लेकिन आपका एज और एज सेक्स के बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं, यानी कि एज और सेक्स के बेसिस पे दोनों समूहों में से अलग अलग लोगों को इस समूह में एक एज के लोग, सेक्स के लोग, इस समूह में एक एज के लोग, एक सेक्स के लोग, दोनों लोग को सेम एज वाले को कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग करेंगे। समझ में आया? इसमें क्या था, स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग वाले लोगों को हम अलग अलग कर रहे थे। इसमें क्या था, एज और सेक्स के बेसिस पे हम कर रहे थे। रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो तीसरा इसमें आपका दो चीजें हैं, ध्यान देना, एक्सपोजर और आउटकम। ठीक, अब एक्सपोजर और आउटकम के बेसिस पे, एक्सपोजर और जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा था उसके बेसिस पे हम इसको, जो आपका कॉन्फ्लुएंट था, यानी कि इसका एक्सपोजर हो गया, एक्सपोजर और आउटकम, तो इसके प्रभाव से, तीसरा तो यही है इन दोनों के बीच में, ये तीसरा तो यही है, तो यानी कि तीसरे का ये, इसका थर्ड जो वेरिएबल है, इसका जो प्रभाव आ रहा था इन दोनों के परिवर्तन में, ठीक, इसके प्रभाव को हटा के जो चीजें हमारा निकल के आएगा रिजल्ट, उसके उसे रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस में एक्सपोजर और आउटकम जो होता है उस पे जो थर्ड कॉन्फाउंडिंग का जो इफेक्ट पड़ता था उसको हम कम कर देंगे, उसको हम हटा देंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में ये समझ में आया कि हम स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग वाले लोगों को अलग अलग करेंगे। मैचिंग में आपका सेक्स और एज के आधार पे लोगों को कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग करेंगे, मतलब कि एक एज के लोग एक में, एक एज के लोग एक में, सेक्स के आधार पे फिर उन लोगों को उस ग्रुप में, सेक्स के आधार पे उन ग्रुप में, फिर दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं। ठीक, इसके बेसिस पे ये होता है। बायस क्या होता है? बायस का सीधे हम एक समझे तो एरर है, ये आपका एरर है। अब कि एक कैसे कैसे एरर हो सकते हैं इसमें, त्रुटि, ठीक, त्रुटि की बात करते हैं हम, तो क्या क्या बायस हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि कहीं आप गए किसी हॉस्पिटल में, ठीक, आप डाटा कलेक्ट करने, तो ऐसा हो गया कि आप एक ही कहीं ऐसे गए और एक ही वार्ड से ही लोगों का डाटा कलेक्ट करके लेके चले, जहां एक ही तरह की बीमारी के लोग ग्रसित थे, लंग से ग्रसित थे, या फिर हार्ट वाले किसी ऐसे कार्डियक में डिपार्टमेंट में चले गए जहां पे केवल हार्ट। तो ऐसे नहीं करना। एक ऐसा पर्टिकुलर पूरे हॉस्पिटल में अगर 1000 लोग हैं, ठीक, तो 1000 लोगों में हमको पूरी स्टडी करनी है। किसी एक जगह हम जाएंगे तो केवल एक ही तरह का डिजीज, एक ही तरह की तो बीमारी मिलेगी, तो हमको उसके हिसाब से हम स्टडी करेंगे तो हमको डाटा सही नहीं मिलेगा। वही कहना चाहता है। इसमें क्या क्या बायस आते हैं? बायस इज रिफर टू द सिस्टमेटिक एरर इज द डिजाइन, कंडक्ट एंड एनालिसिस ऑफ द स्टडी, इफेक्ट ऑफ द वैल्यूएबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। ठीक, यानी कि अगर जो आप डिजाइन, कंडक्ट ऑफ द एनालिसिस, इसमें अगर कोई भी त्रुटि आती है तो जो एक्चुअल में आप रिजल्ट पाना चाहते हैं, जो आप एक्चुअल में रिजल्ट पाना चाहते हैं, वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक, कहां कहां त्रुटि हो सकती है? सिलेक्शन बायस, आपको सेलेक्ट करने में ही आपने गड़बड़ी कर दी। यानी कि आपको लेना था 25 साल के नौजवानों में, 25 साल के नवयुवकों को लेना था, ठीक, एडल्ट को, 25 साल के एडल्ट को लेना था स्टडी के लिए, क्योंकि हमको इस पे ये स्टडी करना है। इतने लोगों में स्ट्रेस पे अगर हमें स्टडी करनी है, स्ट्रेस पे अगर जो हमें स्टडी करनी है 25 साल के, 25 ईयर के लोगों में स्टडी करनी है, तो सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए। आपको अगर स्ट्रेस देखना है उतने में, अब इसमें क्या किया आपने, सिलेक्शन ही गलत कर लिया। उसमें आपको 21 साल के भी लोग हैं, इसमें आपके 18 साल के भी लोग हैं, उसमें तो आपके 30 साल के भी लोग हैं। या फिर आप सिलेक्शन करने गए किसी पर्टिकुलर गांव में, कस्बा में, वहां पे आप ऐसा एरिया चुन लिए जहां पे वो लोग रह ही नहीं रहे हैं, जैसे वहां पे माइग्रेट होते जा रहे हैं, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं लोग,
यानी कि इसमें ठहराव है ही नहीं। तो जितने लोगों का आपने डाटा लिया, मान लीजिए ये ऐसे लोग हैं ऑक्यूपेशनल जो कहीं माइनिंग में काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपने जब स्टडी यहाँ पे लेना चालू किया, एक्सपेरिमेंटल डाटा आपने लिया, सॉरी ऑब्जर्वेशन करना चालू किया। अब क्योंकि हमारा ये सारा ऑब्जर्व पे हम बेसिस करते हैं। कुछ लोग चले गए, जहाँ गए वहाँ से हाई एक्सपोज होके बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में से काम करके फिर इसमें आए, फिर यहाँ से कुछ लोग चल गए। तो ये क्या होता है ना कि आप पर्टिकुलर कोई गांव कोई कम्युनिटी लिए हैं जहाँ ये स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मतलब एक्सपेरिमेंट एक करेक्ट डाटा नहीं मिल पाएगा। तो आपने सिलेक्शन ही गलत ले लिया। माइग्रेशन वाला एरिया ही मत लीजिए। क्यों ले रहे हैं माइग्रेशन वाली एरिया जहाँ से आपको कर ही नहीं सकते हैं। रिकॉल बायस, यानी कि रिकॉल बायस ये हो गया वह त्रुटि, जैसे अगर बात करें हम कैंसर के पेशेंट को, तो कैंसर का पेशेंट ये होता है, उसको कैंसर हो गया है, ठीक। अब उसको पुरानी चीज़ों को लेके अपना जो बीमारी हुई थी उसी के बारे में अब वो डाटा दे रहा है, रिकॉल कर रहा है, पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है, यादों के जरिए वो सारी चीज़ें बता रहा है। अभी का जो करंट डाटा है एक्सपोजर, उसके बेसिस पे उसका हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, क्यों पुराने के बेसिस पे ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। तो रिकॉल बायस वही हो सकता है, उसमें भी कुछ त्रुटि आ सकती है। इंफॉर्मेशन बायस, हम जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे एक्चुअल में, जो हमारा इंफॉर्मेशन था, जो हमारा डाटा कलेक्ट करने के लिए हम गए, जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन सारा इकट्ठा किया, वो सोर्स ही गलत है, वहीं हमसे मिस्टेक हो गई, ठीक। तो ये सारे बायस होते हैं। जब आप स्टडी करने जाते हैं तो ये सारे बायस आते हैं, त्रुटि होते हैं, जिससे आपका जो रिजल्ट आप निकालना चाहते हैं, जो डाटा ऑब्जर्वेशनल डाटा निकालना चाहते हैं हाइपोथेसिस के बेसिस पे, वो गलत हो जाता है। तो सिंपल सी बात समझ में आई, बायस एक त्रुटि है, सिंपल से जो एक त्रुटि है, सिलेक्शन करने में त्रुटि कर दी भैया, इसीलिए तुम्हारा वो डाटा नहीं निकल के आएगा। रिकॉल बायस, या आप पुरानी चीज़ों को याद करके आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन बायस यानी कि जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो सही है ये नहीं है, करंट मतलब करंट डाटा है ही नहीं, वो इंफॉर्मेशन ही गलत दे रहा है, इंफॉर्मेशन ही गलत निकाल के ला रहे हैं, तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्टैटिकली एनालिसिस, स्टैटिकली एनालिसिस होता क्या है पढ़ेंगे इसको। स्टैटिकली मेथड आर द यूज द मेजर एंड क्वांटिफाई, यानी कि ये जो स्टैटिकली ये होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं, मापन कर सकते हैं। क्वांटिफाई मतलब ये होता है कि कितनी मात्रा तक, कितनी मात्रा मतलब कितनी क्वांटिटी, मात्रा तक माप सकते हैं। समझ आया? यानी कि क्वांटिफाई मतलब कितनी मात्रा तक हम माप सकते हैं, और मेजर मतलब हम वो मापन कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे डाटाज होते हैं जिसको हम, भाई अभी एक्सपेरिमेंटल तो है नहीं, ये हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम इसको कर रहे हैं, ठीक। और हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशनल डाटा है, ऑब्जर्व करके हम चीज़ें कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ये मेथड ऐसा होता है जिसमें हम थोड़ा सा इसको मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड आउटकम एट द एसिस देयर द स्ट्रेंथ। समझ में आया? यानी कि एक्सपोजर और आउटकम के बीच में, एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड आउटकम एंड एसिस देयर द स्ट्रेंथ। तो समझ में आया? स्टैटिकली मेथड वो होता है जिसका हम मापन कर सकते हैं, ठीक, कितनी मात्रा तक उसे माप सकते हैं, वो किसमें एक्सपोजर, जो एक्सपोजर है वो, और जो हमारा आउटकम है। समझ में आया? एक्सपोजर आउटकम में हम वही चीजें हम बार बार बताना चाह रहे हैं जो हमारा पहले एक्सपोज हुआ था, ठीक, एक नॉट एक्सपोज हुआ था, नॉट एक्सपोज हुआ है। अब इन दोनों का अगर हम निकाले तो ये हमारा क्या होता है? आउटकम होता है, आउटकम होता है, आउटकम होता है। ध्यान देना, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब क्रॉस सेक्शनल स्टडी पढ़ते हैं हम, क्या क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम जब पढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शन, तो यही होता है एक्सपोज्ड, नॉट एक्सपोज्ड, कितने लोग टोटल 50 हुए भैया इसमें, 45 हुए इसमें, ठीक। अब टोटल तो बताओ ना तुम, टोटल कितने हुए? तो यही क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है। यानी कि कितने लोग सिगरेट पिए, कितने लोग सिगरेट नहीं पिए,
कितने लोग सिगरेट पिए जिनको कैंसर पहले हुआ, कितने लोग सिगरेट पिए नहीं पिए उनको कैंसर नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी कितने लोगों को कितने समय बाद कैंसर हुआ। ये सारी चीजें यानी कि कैंसर इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो सकता है, नॉट एक्सपोज हुए लेकिन बहुत समय बाद होता है, बहुत कम देखा जाता है, कम से कम। लेकिन एक्सपोज यानी कि इसमें स्मोकिंग कर रहे हैं तो पहले इसमें देखे यानी 50 लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसमें कैंसर देखा। तो टोटल इन दोनों का अगर हम निकाले तो वही तो हमारा आउटकम निकल के आता है। और ये बात हम करते हैं प्रेजेंट की स्थिति में, ना ही भविष्य की करते हैं, ना ही वर्तमान भूतकाल की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रेजेंट वाले स्थिति में। ठीक, तो इसी को क्रॉस सेक्शनल हम कहते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे एक्सपोजर और आउटकम की, तो वही जो चीजें थी, जो आउटकम था आपका टोटल और एक्सपोजर, उसके बीच में एक हम मेजरेबल मतलब एक डाटा हम मापन निकालना चाहते, मतलब मेजर हम कर सके और कितनी मात्रा तक मेजर कर सके, स्टैटिकल एनालिसिस का था। स्टैटिकल का मतलब ही यही होता है। समझ में आया? अब इसमें कॉमन टेक्निक है, इसमें क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस। हमने पीछे रिग्रेशन एनालिसिस देखा है, अभी जस्ट ही देखा है। ठीक, सर्वाइवल एनालिसिस। सर्वाइवल एनालिसिस हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सर्वाइवल एनालिसिस ये होता है कि सर्वाइव करने के लिए आपको कितने समय तक, जैसे कि अगर हम ये सोच सकते हैं, कोई व्यक्ति है जिसे कैंसर हुआ है, कोई व्यक्ति है जिसे कैंसर हुआ है, ध्यान देना। अब वो ये बोला जाता ना कि वो व्यक्ति उनको कैंसर हुआ है और उनके पास लाइफ उनके 2 साल 4 साल बाद वो मर जाएंगे। ठीक, तो एक हम आकलन निकाल लेते हैं कि यानी कि एक घटना घटित होने में, ध्यान देना, एक घटना घटित होने में कितना वक्त लगेगा। सिंपल सी बात है, एक घटना घटित होने में यानी कि वो कैंसर वाला व्यक्ति को मरने में कितना समय लगेगा, ये हम सर्वाइवल उसका रेट हम निकाल चुके हैं। कैसे? कितने तेजी से वो एक्सपोज हुआ है, उसका डोज क्या है एक्सपोज होने का। यानी कि एक दिन में वो 10 सिगरेट पी रहा है तो अनुमान लगा लो कि 100 एक साल में कितना सिगरेट पिएगा, और एक दिन में उसके लंग का इतना पर्टिकुलर एरिया खराब हो रहा है, इतना ब्लड उसका इन्फेक्टेड हो रहा है, इतना सांस लेने में उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही है एक दिन में। तो हम अनुमान लगा के नहीं बता सकते हैं कि एक साल बाद इस व्यक्ति की लंग की कंडीशन क्या होगी, इसके फेफड़े की कंडीशन क्या होगी। यानी कि उसका सर्वाइवल रेट हम बता रहे हैं भैया कि वो अगर सिगरेट पी रहा है तो कितने समय बाद वो मर जाएगा। ठीक, तो वही है आपका सर्वाइवल, यानी कि आप पहले एक कैंसर के व्यक्ति को आप अनुमान लगा कि इतने 3 साल 2 साल 1 साल 6 महीने साल भर इनकी जिंदगी है, इसके बाद ये मर जाएंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है, प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग। इसमें चीज़ें ये आती हैं कि इसमें एक समान तरीके के, एक समान विशेषता वाले लोग जो होते हैं, एक जैसे मान लो कि केवल ऐसे व्यक्ति जो केवल अल्कोहल पी रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जो केवल स्मोकिंग ऐसे कर रहे हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही बेकार है, उनकी एज इतनी है, ये कुछ ऐसे व्यक्ति जो क्या होता है ऑक्यूपेशनली हजार्ड हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी एज इतनी। तो क्या होता है, एक समान उसमें देखा जा रहा है कि जो लंग से रिलेटेड पेशेंट हैं, ऑक्यूपेशन जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसमें, कॉटन फैक्ट्री में, एक है जो सीमेंटिंग फैक्ट्री में काम कर रहा है। ठीक, तो दोनों में जो इनहेल कर रहे हैं यानी कि दोनों में लंग्स की प्रॉब्लम आएगी, दोनों में लंग्स की प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी विशेषताएं कुछ ऐसी हैं जो सेम हैं, ठीक, ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी दोनों की सेम है, कुछ हद तक कुछ कंडीशन तक, उनको हम एक में रखते हैं, उनको मैच करते हैं कि क्या क्या इनमें सेम रहा। हम स्टडी करने गए, हमको एक गांव में 2 3 4 5 लोग ऐसे मिले, 5 लोग ऐसे मिले, ठीक, जिसमें हम 5 लोग देखे तो उसमें हम रखना चाहते हैं कि अच्छा देखते हैं इतने लोगों में कौन कौन लोग इस बीमारी से ग्रसित है, या उनमें क्या सेम मिल रहा है, पांचों में क्या सेम मिला। तो देखें हम 2 में
किडनी की समस्या मिल रही है, एक में हार्ट की समस्या मिल रही है, एक में क्या हुआ फेफड़े से संबंधित समस्या मिल रही है। तो हम इनमें अब पांचों में जो दो लोग मिल रहे हैं हमको दो, तो उनको एक हम अलग में रखेंगे कि हाँ भाई इनमें एक सेम विशेषता है, इनमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। तो वही सेम एक जैसे चीज़ें मिले विशेषता है ना, स्कोरिंग के बेसिस पे हम मैच करते हैं। तो समझ में आया। सर्वाइवल एनालिसिस के बारे में बात कर लिए। एक समय निर्धारित हो जाता है, उस समय में वो व्यक्ति मर जाएगा और प्रोस्पेक्टिव यानी कि एक समान विशेषता वाले लोगों को एक में रखी जाती है। आगे आपका क्या, इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजिकल स्टडी हम किस में पढ़ रहे थे, जब पॉपुलेशन की, याद रखो ध्यान, मतलब चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं तो उसको भूलना नहीं चाहिए। पॉपुलेशन के बेसिस पे हम डिवाइड किए थे और इंडिविजुअल के बेसिस पे डिवाइड किए थे। पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने दो चीज़ें लिया था, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक, और इसके इंडिविजुअल के बेसिस पे भी डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक। ठीक, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक। अब ये जो था हमारा, जिसमें क्रॉस सेक्शनल आ रहा था, कोहरेट आ रहा था, और क्या आ रहा था आपका, केस एंड कंट्रोल आ रहा था। और जो ये एनालिटिक था यही तो आपका आ रहा था इकोलॉजिकल। यही तो बोल रहे थे हम तभी से, इकोलॉजिकल स्टडी। तो ये ध्यान रहेगा। ऑब्जर्वेशन था, हमने दो बेसिस में बांटा था, पॉपुलेशन के बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक, और इंडिविजुअल के बेसिस पे। और पॉपुलेशन के बेसिस पे आपका डिस्क्रिप्टिव था, एनालिटिक था, एनालिटिक में आपका इकोलॉजिकल आ रहा था, इस एनालिटिक में ये तीन आ रहे थे। भूलेगा नहीं ये चीज, है ना, क्योंकि ये लिखो जब भी आए पेपर में तो वो चार्ट तुमको बनाना ही बनाना है। अगर वो तुमको याद है तो तुम लिख ले जाओगे। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पढ़ते हैं, होता क्या है, देखो इकोलॉजिकल स्टडी की बात हम ऐसे, ये कोरिलेशन स्टडी है, इसका सिंपल सी बात है। इकोलॉजिकल स्टडी को ऐसे हम समझ सकते हैं कि क्या है कि ये पूरा एक होल ग्रुप की बात करते हैं, होल पॉपुलेशन, या फिर ऐसे हम बात कर सकते हैं कि इंटायर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं पूरे, जिसमें तुम्हारे किसी देश में या फिर आप ये बात कर सकते हैं कि पूरे, मतलब देश हो गया, किसी कम्युनिटी नहीं, कंट्री हो गया आपका, वर्ल्ड लेवल पे भी हम कर सकते हैं पर्टिकुलर। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब इसकी स्टडी करेंगे तो हम कुछ भी उसमें चेंज नहीं करेंगे। चेंज नहीं करने का मतलब क्या है, हम कोई एक्सपेरिमेंटली उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इकोलॉजिकल है, हमको नेचुरल वाली मेथड चाहिए, हमको जैसा नेचर में इन्वायरमेंट में है। जैसे एक व्यक्ति है, हम उसको ला रहे हैं, बीमार है, हमको एक गांव को ले लेते हैं जिसमें 200 लोग हैं। अब उस गांव में 200 लोगों में लगभग 150 लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। हम जैसे वो ग्रसित हुए, जैसे भी कोरोना आया या फिर कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस आया, जैसे भी आया, हम कोई भी ट्रीटमेंट अभी नहीं दिए, कोई दवा अभी नहीं चलाए। फर्स्ट हम गए चेक करने उस गांव में। तो अभी कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल हमने लेबोरेटरी टेस्ट किया, मेडिकल केयर अभी नहीं दिया। उससे पहले हमने एक डाटा कलेक्ट कर लिया, जैसा नेचुरली है हमारा, जैसा इन्वायरमेंट में है, जो भी एक्सपोजर है उसको हम उसी के बेसिस पे हमने स्टडी कर लिया, कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक, वो जो डाटा हम निकाल के लेकर आए, वही इकोलॉजिकल तो है। आगे हम पढ़ेंगे इसी में, वही इकोलॉजिकल है। आल्सो नोन एज द कोरिलेशनल स्टडी हो जाएगा आपका। इसमें बेस्ड ऑन द इंटायर पॉपुलेशन या ग्रुप की बात करते हैं। पहली बात बता दिया था, इंटायर पॉपुलेशन एंड ग्रुप की बात कर रहे हैं। यूज पॉपुलेशन लेवल ऑफ द मेजर, यानी कि ऐसा पॉपुलेशन लेवल जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे सेम एज के लोग हो, उसमें एक जेंडर के लोग हो, ठीक, जेंडर के लोग, मतलब ऐसे पॉपुलेशन जो हमने बताया था ना कि कैसे हम पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे। तो एज के बेसिस पे था, सेक्स के बेसिस पे था, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। ध्यान रखना, ऑक्यूपेशन के हमने क्यों पॉपुलेशन को पहले डिफाइन किया था उस इससे पहले वाले लेक्चर में, क्योंकि ये सारी चीजें आगे आने वाली थी। ठीक,
तो उसके बेसिस पे था। तो ऑक्यूपेशन हो गया, जेंडर के बेसिस पे हो गया, एज के बेसिस पे हो गया। तो ऐसा पॉपुलेशन लेवल जो हम मेजर कर सकें, क्या कर सकें हम, मेजर कर सकें। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल पॉपुलेशन, तो वही बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल पॉपुलेशन। अब क्या है इसमें, डिस्क्राइब द आउटकम इन द रिलेशन टू द एज, टाइम, एक्सपोजर, एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल एंड वेरिएबल में हैव द मोर देन वन वैल्यू ऑफ द हाइट एंड वेट। तो समझ में आया इकोलॉजिकल क्या है आपका। इकोलॉजिकल एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम नेचुरली में जैसे लोग प्रेजेंट रहते हैं उनकी स्टडी करते हैं, कोई इसमें एक्सपेरिमेंट पहले करके चीज़ों को सही करके नहीं, जैसा हमको नेचर में मिला है जिस तरीके से वो प्रेजेंट है उसी बेसिस पे हम स्टडी करते हैं, और ये पूरे इंटायर पॉपुलेशन के या ग्रुप के बेसिस पे होता है। तो इकोलॉजिकल पॉपुलेशन देखना ये 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में इसको बस इकोलॉजिकल स्टडी आपको पूछ सकता है कि क्या होता है, ये 2 नंबर में आता है। रिप्रेजेंटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होल पॉपुलेशन, डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ द रिलेशन, जिसमें क्या आता है आपका, एज आ सकता है, टाइम आ सकता है, एक्सपोजर आ सकता है, क्या एक्सपोजर है, पॉल्यूशन के द्वारा, एयर के द्वारा, स्मोकिंग है, एल्कोहल है, क्या एक्सपोजर हो सकता है। एग्जामिन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल एंड वेरिएबल में हैव द मोर देन वन वैल्यू, जिसमें हाइट हो गया, वेट हो गया, इसके बेसिस पे। ठीक है, आगे बढ़ें। assess the how the change in the one variable related the change in the another, यानी कि कह रहा है कोई एक ऐसा वेरिएबल, ठीक, ऐसे वेरिएबल जैसे क्या है कि हम अगर पीछे बात करें, हम ध्यान देंगे तो जो हमारा वन वेरिएबल अनदर, यानी कि ऐसा हो सकता है कि किसी एक वेरिएबल के वजह से या एक एक्सपोजर की वजह से दूसरा चेंज हो जाता हो। तो इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, हाइट हो गया, वेट हो गया आपका, इसमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ठीक, और एज के बेसिस पे एज आपका हो गया है ना, एज के बेसिस पे इसको चेंज हो जाता है कि हाँ ऐसे लोगों में आपका ये बीमारियां देखी जा सकती है। तो कोई ऐसा वेरिएबल होता है, स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग आ सकता है लंग के जरिए, या फिर उनका क्या बोलते हैं जो एनाटॉमिकल कोई भी किडनी की एल्कोहल अगर एल्कोहल लेता है तो उसके जरिए उनका क्या किडनी खराब हो सकती है, लीवर खराब हो। तो कोई ऐसा वेरिएबल एक से अधिक रहे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। एसेस हाउ द चेंज कैसे करता है इन वन वेरिएबल इज रिलेटेड टू चेंज इन अनदर, हमने समझा दिया कैसे एक वेरिएबल दूसरे को कंडक्टेड इन द नेचुरल सेटिंग, यानी कि वही हम बात कर रहे थे। ये इकोलॉजिकल स्टडी हम कहाँ कंडक्ट करेंगे, नेचुरल सेटिंग में करेंगे, याद रखना, नेचुरल सेटिंग में करेंगे। दूसरा, नो एक्सपेरिमेंटल एंड इंटरवेंशन, कोई एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन नहीं करेंगे, ध्यान देना, कोई भी एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन नहीं करेंगे। यूज द स्टडी ऑफ द काज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि हम यही तो हम लोग, ये तो शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, यूज द स्टडी ऑफ काज एंड इफेक्ट द रिलेशनशिप, यानी कि कंडक्ट द नेचुरल सेटिंग में करेंगे और नो एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन। अब आगे हमारा क्या, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम वही बता रहे थे। क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये किसमें है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के किसमें है, ये एनालिटिक में, यानी कि ऑब्जर्वेशन के इंडिविजुअल के एनालिटिक में, ये है क्या, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। होता क्या है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी आर द टाइप ऑफ द एनालिटिक एपनोलॉजिकल स्टडी, हमने देख लिया है, एपनोलॉजिकल है ये आपका, एनालिटिक ध्यान रखना, एनालिटिक किसमें है, ये इंडिविजुअल के, किसमें, ऑब्जर्वेशन के इंडिविजुअल के एनालिटिक में। एपनोलॉजिकल स्टडी विच द एक्सपोजर एंड डिजीज स्टेटस आर द एसेस द सेम टाइम दैट वन स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम एज द डिफाइंड एज द पॉपुलेशन, यानी कि
सिंपल सी बात हमें ये समझे हम कि जो एक्सपोज था, जो एक्सपोज्ड हो जा रहा था, ठीक, जो नहीं, नॉट एक्सपोज्ड, नॉट एक्सपोज जो हो रहा था, ठीक, ध्यान देना। और इससे जो हमारा आउटकम निकल के आ रहा था, यानी कि ऐसे लोग, ध्यान देना, ऐसे लोग जो अल्कोहल ले रहे थे या ऐसे लोग जो अल्कोहल नहीं ले रहे थे, ऐसे लोग जो स्मोकिंग कर रहे थे, ऐसे लोग जो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, ठीक, कितने लोग ये थे, कितने लोग ये थे, इसके बेसिस पे टोटल कितने लोग हमारे इसमें स्टडी के दौरान कितने टोटल लोग हो रहे थे, टोटल इंसिडेंस रेट तो यही है, यानी कि कितने स्मोकिंग कर रहे थे, कितने एक्सपोज हो गए, कितने एक्सपोज नहीं हुए, टोटल कितनी पॉपुलेशन हुई उनकी, एक्सपोज कितने हुए, कितने एक्सपोज नहीं हुए, टोटल आउटकम कितना है। तो ध्यान रखना, इसी को हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। और ये प्रेजेंट की बात करते हैं, मतलब ये प्रेजेंट में, अभी का करंट में इसको देखते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी आर द टाइप ऑफ द एनालिटिकल स्टडी, एपिनोलॉजिकल स्टडी है विच द एक्सपोजर एंड द डिजीज स्टेटस, एक्सपोजर एंड डिजीज के स्टेटस को आर एसेस द सेम टाइम एट द वन स्पेसिफिक पॉइंट, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे इन द टाइम इज द डिफाइंड एज द पॉपुलेशन। समझ में आया? आगे बढ़े और क्लियर हो जाएगी चीजें। की पॉइंट इसका क्या है, इज आल्सो कॉल्ड द प्रिविलेंस स्टडी। ध्यान देना, ये प्रिविलेंस स्टडी पे ही होता है, नॉट द इंसिडेंस, ये याद रख लेना, प्रिविलेंस पे ही होता है, इंसिडेंस पे नहीं होता है, इंसिडेंस की बात नहीं करते हम, प्रिविलेंस की बात करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल में एक चीज और याद रख लेना कि इज आल्सो कॉल्ड द प्रिविलेंस स्टडीज मेजर द प्रिविलेंस स्टडी नॉट द इंसिडेंस, ठीक। एक्सपोजर एंड द आउटकम मेजर द साइमल्टेनियसली, सही बात है, एक्सपोजर और आउटकम हमने देखा। डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, ये डिस्क्राइब करता है हेल्थ स्टेटस के पॉपुलेशन में, ठीक, पॉपुलेशन में हेल्थ स्टेटस आपका क्या है। जब ये हम डाटा निकालते हैं तो ये चीज़ों को अच्छी से बताता है। यूजफुल फॉर द आइडेंटिफाई द एसोसिएशन बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड डिजीज, ये भी वो काम करेगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी काम करेगा। यूजफुल फॉर आइडेंटिफाई करेगा क्या, एसोसिएशन बिटवीन द किसमें, रिस्क फैक्टर एंड डिजीज में, हेल्पफुल इन द हेल्थ प्लानिंग एंड रिसोर्सेस ऑफ एलोकेशन। ध्यान देना, हेल्पफुल करता है किसमें, हेल्थ ऑफ प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन में। क्विक, सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, क्विक होता है, जल्दी, सिंपल हो सकता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सुटेबल फॉर द कॉमन डिजीज, समझ में आया क्रॉस सेक्शनल के बारे में। क्रॉस सेक्शनल एक बार और हम देखेंगे। पहली बात तो ये और ऑब्जर्वेशनल है, दूसरा हम इंडिविजुअल के बेसिस पे करते हैं, उसके बाद से ये किस में आता है, एनालिटिक में आता है। ये इंसिडेंस पे नहीं होता है, इंसिडेंस के हम किसके बेसिस पे करते हैं स्टडी, प्रिविलेंस स्टडी करते हैं। इसमें किसमें, प्रिविलेंस स्टडी करते हैं। एक्सपोज कितने हुए, कितने एक्सपोज नहीं हुए, टोटल क्या हमारा आउटकम। तो एक्सपोज और आउटकम के चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली चलती हैं, स्टडीज का साइमल्टेनियसली चलती हैं, ठीक, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा आल्सो कॉल्ड प्रिविलेंस स्टडी है, ये हमने देख लिया। प्रिविलेंस नॉट द इंसिडेंस, एक्सपोजर आउटकम द मेजर साइमल्टेनियसली, एक साथ मेजर कर सकते हैं, सही है। डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हेल्थ बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड डिजीज। तो क्रॉस सेक्शनल में अगर आता है ना बाबू, लिख देना, ये 2 नंबर में आते हैं। क्रॉस सेक्शनल पूछ देता क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी लिखना। ऑब्जर्वेशनल होता है आपका, एनालिटिकली एपिनोलॉजी होता है। दूसरा ये प्रिविलेंस होता है, नॉट इंसिडेंस होता है। वाइवा में पूछा जाता है, प्रिविलेंस
होता है कि इंसिडेंस होता है, ठीक। लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट स्टेबलाइज द काज एंड इफेक्टिव एट टेम्पोरलिटी, हमने देखा था टेम्पोरलिटी, ठीक। कैन नॉट स्टेबलाइज काज एंड इफेक्टिव, नॉट सुटेबल फॉर द रेयर ऑफ डिजीज, नॉट सुटेबल फॉर द रेयर डिजीज। हमने शुरू इससे पहले ये देखा है कि सिंपल डिजीज के बारे में बात करते हैं, अगर देखें तो हम नीचे सुटेबल फॉर द कॉमन डिजीज, कॉमन डिजीज, किसी रेयर डिजीज के बारे में इसको हम स्टडी नहीं कर सकते, उतना अच्छा डाटा नहीं देगा क्रॉस सेक्शनल। हम नॉर्मल ग्रुप में, दो ग्रुप में कंपेयर करके कॉमन डिजीज के बारे में बात करते हैं। नॉट यूजफुल फॉर द डिजीज शॉर्ट ड्यूरेशन, नॉट यूजफुल फॉर द डिजीज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो समझ में आया हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। क्रॉस सेक्शनल हमने पढ़ लिया, ठीक। एनालिटिकल स्टडी, एनालिटिकल स्टडी हमने पढ़ लिया, कहाँ से शुरू होती हैं, ऑब्जर्वेशनल से, ठीक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और ये अगर जो इसकी बात करें तो हमने पहले ही बताया 5 नंबर में ये पूछता है, ध्यान देना। इसके अंदर जो इकोलॉजिकल था और क्रॉस सेक्शनल, याद रखना, इकोलॉजिकल एक क्रॉस सेक्शनल 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछते हैं। इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, है ना। 2 नंबर 5 नंबर में तो जरूर पूछता है, नहीं तो मल्टीपल चॉइस में 2 क्वेश्चन तो देगा ही देगा। तो ध्यान देना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करना, हम बताएंगे। बाकी आपको पीपीटी हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, एग्जाम मार्क के ऐप पे आप जाके आप वहाँ से पीपीटी हमारा ले सकते हैं। थैंक यू।